नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वार्षिक राशिफल की श्रृंखला में आज हम चलते हैं सिंह राशि पर। सिंह राशि यानी कि जिसका जो स्वामित्व है वह सूर्य देव के पास है और इनका संबंध प्रशासन से रहता है। अगर यह उच्च अवस्था में हो तो यह और भी बहुत ही सुंदर और अच्छे फलों को देने वाले होते हैं, यानी कि प्रशासनिक सेवा के लिए बिल्कुल अनुकूल होते हैं। आपको जो ये राशिफल है ये आपको अपनी लग्न राशि से देखना है। चंद्रमा की जो राशि होती है यानी कि सिंह राशि पे यदि चंद्रमा है तो यह जो राशिफल है यह उतना अनुकूल नहीं होगा, लेकिन जब चंद्र राशि हो तो हमें इसके जो फलों को देखना चाहिए वह 7.5 जैसी चीजों में अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि जो 7.5 होती है वह मानसिक रूप से अत्यधिक समस्याओं को देती है आपकी और उलझनों को भी सुलझाने का काम करती है। लेकिन ये जो वार्षिक राशिफल है इसे हमें लग्न राशि से ही देखना चाहिए और साथ ही साथ अगर आपके नाम के अक्षर माँ से अथवा टा से आरंभ होते हैं तो भी आपकी सिंह राशि बनती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि ये जो माँ और टा वाले जो अक्षर हैं वह कौन सी मात्राओं को लेकर के हैं, इस बात को समझते हैं। इसमें कुल 9 चरण होंगे, यानी कि 9 प्रकार की मात्राओं के साथ इनका काम होगा। तो सबसे पहले जो चरणाक्षर सिंह राशि के साथ जुड़े हुए हैं वह माँ, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, ते। तो इस प्रकार ये जो सिंह राशि के जो नामाक्षर हैं वह इस प्रकार है। और यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है और आपके नाम का अक्षर इन अक्षरों से आरंभ होता है तो आपकी सिंह राशि होती है। तो सिंह राशि के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए हम लोग 20-22 का वार्षिक राशिफल कैसा रहने वाला है इस बात को हम लोग समझते हैं। और इन पर्टिकुलर राशि में जाने से पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे पूर्व में 2 एपिसोड ऐसे बने हैं जिसमें लॉन्ग टर्म के रिजल्ट्स देने वाले जो प्लेनेट है, जैसे गुरु है, जैसे शनि है, जैसे राहु केतु है, और जैसे अगर जो हमारे जो ग्रह दिखाई नहीं देते हैं यानी कि यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, तो इनके क्या रोल होते हैं, ये कैसे प्रभाव देते हैं, इस बात को समझने के लिए आप मेरे पुराने जो वो 2 एपिसोड हैं उन्हें आप अवश्य देखें, क्योंकि इससे आपको अपने राशिफल को समझने में काफी सहायता मिलेगी। तो आइए बात करते हैं सिंह राशि को लेकर के। सिंह राशि वाले जो जातक है इनका जो लग्न का स्वामी है यह सूर्य होता है। तो प्रत्येक मास में आपको विशेष प्रकार की ऊर्जा मिलती है, यानी कि अगर जब ये लग्न में होते हैं और ये लग्न में होंगे 15 अगस्त से लेकर के सितंबर तक, यानी कि 15 सितंबर तक मोटा मोटा मान के चले, क्योंकि यह अंशों के हिसाब से थोड़ा सा 1-2 दिन का भी आगे पीछे इनका होता है। तो कभी यह 17 अगस्त को आते हैं, कभी 17 सितंबर तक रहते हैं। तो कुल मिलाकर इनका जो एक राशि में कार्यकाल है वह 1 मास तक रहता है। तो 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में यह आपकी लग्न को विशेष रूप से प्रभावित करेंगे, यानी कि आपके अंदर एक अदम्य साहस होगा, एक अदम्य इच्छा शक्ति होगी और जिसे आप अपने कार्यों को पूर्ण करना चाहेंगे। वही जो आपके लग्न के स्वामी है ये अप्रैल मास में आपके 9वें भाव से गोचर करेंगे। तो अप्रैल में आप कह सकते हैं कि 15 अगस्त से लेकर के 15 अप्रैल से लेकर 15 मई के मध्य में जब सूर्य मेष राशि से होकर के निकलेंगे तो वह मास आपके लिए काफी अच्छा होगा। और वही इसके बाद का भी जो महीना है, अगर हम कहें 15-16 मई से लेकर के 15-16 जून तक का मास, वह भी आपके लिए काफी अच्छा होगा। तो आप कह सकते हैं कि अप्रैल, मई और कुछ हद तक जून भी आपके लिए धन के मामले में, भाग्य के मामले में विशेष प्रभावी रहेगा और इस बीच में आपके कारोबार में भी काफी अच्छी उन्नति दिखाई देगी। तो जो जनवरी से अगर हम अप्रैल तक की बात करें तो इस समय पर जो स्थितियां हैं वह आपके कहा जाए तो यह एक पैकअप मोड में है, यानी कि कुछ ग्रह अपने राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। तो पहला जो हमें राशि परिवर्तन दिखेगा वह 13 अप्रैल को देखा। उस समय आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी जो है वह ट्विस्ट होती हुई दिख रही है, यानी कि अभी तक जो राहु देव थे वह आपके 10वें भाव में थे और अब राहु देव आपके 13 अप्रैल के बाद से 9वें भाव से गोचर करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप क्या है कि अपने कुछ आपके अंदर नास्तिकता का प्रभाव आएगा,
यानी कि जो धर्म की बात है वो ना करके आप कुछ अधर्म की बात करेंगे और उसके लिए वैसा कर्म भी करेंगे, क्योंकि मेष राशि में या नवम भाव में राहु देव का होना यानी कि धर्म के लिए आपकी अपनी जो एक जीवन शैली है, जो एक नैतिकता की जीवन शैली है, उसको छोड़ करके आप कुछ अनैतिकता के संबंध से जुड़ेंगे। आप पिता के नाम को कुछ हद तक उनकी बात नहीं मानेंगे, उनको समझेंगे नहीं। और वही जो केतु देव है वह भी 13 अप्रैल के बाद में आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे। तो ऐसे में आपके भाई बहनों से संबंध बहुत ज्यादा कटु हो सकते हैं, उनसे आप मिलना नहीं चाहेंगे, उनसे आप बात नहीं करना चाहेंगे, यहाँ तक कि आप उनके साथ कोई भी संबंध स्थापित करने की इच्छा नहीं करेंगे। बात करें अगर शनिदेव की, तो शनिदेव आपके जो है यह षष्ठ भाव से गोचर कर रहे हैं और षष्ठ भाव का यह जो गोचर है यह 29 अप्रैल को यह एक बार आपके सप्तम भाव में जाएंगे। तो 29 अप्रैल को जहां यह स्थिति अपने ही भाव में होगी, यानी कि आप अपने जीवन साथी को लेकर के काफी उसकी ही बात को देंगे या उसका रोल आपके जीवन में बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसी स्थिति में जब 17 कहा जाए, जब यह शनिदेव महाराज 7वें भाव से गोचर करेंगे, उस समय पर आप अपनी जीवन साथी या अपने व्यावसायिक गतिविधियों के बीच में काफी उनसे प्रभावित होकर के उनके अनुसार कार्य करेंगे। और आपको कार्य करना भी चाहिए, क्योंकि एक जीवन साथी ही तो है जो आपके साथ सदा रहता है और आपको उसकी बात माननी भी चाहिए। यही शनिदेव जो है यह अगस्त मास में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के मध्य में यह विपरीत भी चलेंगे, यानी कि यह कहा जाए तो यह वक्रीय होकर के ये वापस आएंगे मकर राशि में, और मकर राशि में नवंबर तक रहने के बाद इनकी पुनः यात्रा मार्गी होकर के चलेगी। तब यह कहीं जाके अगले साल में यानी कि 2023 में जाकर के ये शनि अपनी ही राशि कुंभ के सही फलों को दे पाएंगे। अभी तो शनिदेव महाराज इस समय की जो स्थिति है उसके हिसाब से आपका अपने जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद अवश्य चल रहा है। तो इस बात को अवश्य ध्यान रखें कि आप क्या मतभेद आपके जीवन साथी से है। आप इस समय पर अपने जो सर्वेंट्स हैं या आपके अधीन जो लोग कार्य करते हैं उनके साथ भी आपका मतभेद चल रहा है। आप इस चीज को एक तरीके से प्रभावशाली नहीं बना पा रहे हैं कि आपके जो करता है कार्यकर्ता है उनके साथ आपका सही समन्वय स्थापित नहीं है। वहीं गुरुदेव की बात करें तो गुरुदेव भी 13 अप्रैल को मकर राशि माफ कीजिएगा कुंभ राशि को छोड़ करके यह मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यह आपके पंचम भाव के स्वामी भी हैं। तो पंचम भाव का अधिपति जब अष्टम में जाता है तो आपकी इच्छा कहीं ना कहीं यह बहुत अधिक है कि आप वसीयत जैसी चीजें या इंश्योरेंस जैसी चीजों का लाभ पूरी तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं। और वहीं जो ये नेपच्यून है यह भी कुंभ राशि को छोड़ करके आपके अष्टम भाव जाएंगे, यानी कि सप्तम भाव को छोड़ करके ये अष्टम भाव में जाएंगे। यानी कि आपके अंदर बहुत ज्यादा यह तीव्र इच्छा बलवती होगी या आप ऐसे सपनों को बुनने में लगे हुए होंगे कि जिनको आपको पूर्ण करने में काफी मेहनत करनी होगी। क्योंकि शनिदेव आपके षष्ठ भाव से अष्टम भाव में तृतीय दृष्टि से देखेंगे, यानी कि अष्टम भाव विशेष रूप से यह जीवन साथी के परिवार का भाव या जीवन साथी के धन के भाव की ओर आपका ध्यान केंद्रित रहेगा और आप उसे प्राप्त करने की आपकी जो लालसा है वह बहुत ही ज्यादा अधिक होगी। तो मित्रों ये वाली कुछ ऐसी स्थितियां होंगी इस समय पर, ये मोटा मोटा है। और रही बात चंद्रमा की, रही बात बुध की, रही बात शुक्र की, ये हर मास में चंद्रमा की जहां तक बात करें तो यह 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, यानी कि आपके मन के अंदर जो विचार आते हैं वह बहुत जल्दी तीव्रता के साथ बढ़ते हैं और बनते हैं और फिर विलीन होते हैं और फिर दोबारा पनपते हैं। तो इस प्रकार यह स्थिति रहती है। वहीं अगर बात करें शुक्र की और बुध की तो यह क्या है, ये सूर्य के ही इर्द गिर्द चक्कर रहते हैं। जैसे जैसे इनका राशि परिवर्तन होता है ये 25-26 दिन में अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं। तो हर मास में ही इनकी स्थिति बदलती जाती है। राजकीय ग्रह भी कहे जाते हैं क्योंकि यह बिल्कुल सूर्य के एकदम नजदीक में है। और बुध और शुक्र, इसमें बुध विशेष रूप से सूर्य के साथ रहकर अपनी बुद्धि उसी प्रकार से प्रयोग करता है जिस प्रकार से सूर्य चलता है, जो वो तुरंत भाप लेता है कि सूर्य कैसे काम कर रहा है, तो बुद्धि वो उसी हिसाब से चलाता है कि कैसे काम करना है। वही शुक्र की बात है, शुक्र जितना भी सानिध्य सूर्य के पास
लेते हैं। शुक्र सूर्य से थोड़ा सा दूर रहते हैं तो थोड़ा सा अच्छा रहता है, क्योंकि शुक्र एक जल से प्रभावित ग्रह है। तो जब सूर्य के प्रकाश के पास जाता है तो इसका जो जल है, यानी कि अगर शुक्र की बात करें तो जैसे आपका वीर्य से संबंध है, पानी शरीर में जल से संबंध है या प्रजनन तंत्र से संबंध, तो जब यह सूर्य की अधिकता अधिक होती है तो उस समय पर यह जो शुक्र है ये काफी निस्तेज हो जाता है, इसके अंदर वह बात नहीं रहती। तो इस प्रकार यह ग्रहों का है। आइए बात करते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों का करियर कैसा रहने वाला है। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो यह जो वर्ष है यह आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। यहाँ पर देखा जाए तो जब अप्रैल मास से सूर्य देव आपके नवम भाव में आएंगे, फिर जून के समय पर दसम भाव में आएंगे और उसके बाद जुलाई अगस्त के समय पर यह आएंगे आपके एकादश भाव में। तो यह समय विशेष रूप से आपके लिए कैरियर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर आप जैसा भी आप काम करेंगे वैसा आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। आपकी जो प्रतिष्ठा है वह यहाँ पर बढ़ी हुई होगी। इस समय पर यदि आप कोई प्रमोशन वगैरह के अगर आप पात्र हैं तो आपको ऐसे समय पर प्रमोशन वगैरह मिल जाने की पूर्ण संभावना यहाँ दिखाई देती है। और जिस समय पर सूर्य देव आपके कर्क राशि में होंगे तो उस समय पर आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा और उस समय पे आपको अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। अगर छोटी मोटी भी समस्या हो तो उसे गंभीरता से लें और उसका सही ट्रीटमेंट कराएं। पारिवारिक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो सिंह राशि के जो जातक हैं उनका यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स इनको यहाँ आ सकती हैं, क्योंकि जो आपका फैमिली का भाव है उसके स्वामी जो है वह बुध देव है। तो जब बुध देव आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे तो उस समय पर कुछ आपको समस्याएं होंगी, क्योंकि ये अष्टम भाव में जाकर के ये मीन राशि में होंगे तो उस समय नीच अवस्था को प्राप्त करते हुए बुध की नीच अवस्था हो जाती। तो ऐसे में क्या है कि बुध का जो एक नेचुरल जो काम करने का तरीका है, उनको गुरु की बात सुननी पड़ती है, उनको गुरु की बात माननी पड़ती। तो यहाँ पर उनका जो एक बुद्ध की अपनी जो शैली है वह काम नहीं कर पाती। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इन्हें अपने अगर कहा जाए तो संतान के संबंध में तो सुख समाचार है, परंतु यहाँ पर उन्हें देखना होगा अपने खान पान के विषय में भी उन्हें देखना होगा कि उन्हें कैसे खान पान करना चाहिए, क्योंकि यह बुध देव है और आप सिंह राशि के हैं। तो आपकी जो इच्छा है वह क्या रहती है कि कहीं ना कहीं ऐसा भक्षण, सिंह कैसे चीजों का भक्षण करता है, वह ताजा मांस या ताजा शिकार करके ही खाने में ही उसे आनंद आता है। लेकिन जहां तक बुध की बात है, बुध तो हरियाली का प्रतीक है और सिंह राशि का हरियाली से कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे में क्या है, आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य पर भी अनुकूल प्रभाव डालते हैं। तो इस बात में आप ध्यान रखें। और यहाँ पर देखा जाए तो विवाह की दृष्टि भी के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पर ऐसी संभावना है कि आपका विवाह एक ऐसा समय आएगा जिस समय जो शनि देव है वह कुंभ राशि में, वही यह चीज आएगी नवंबर मास में। तो उस समय पर अगर आपका विवाह होता है तो यह आपके लिए बहुत ही सुंदर समय होगा, क्योंकि उसके बाद के समय में आपके सप्तम राशि ही विशेष रूप से प्रभावित रहने वाली है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति के अनुसार यहाँ पर आपकी द्वितीय भाव और एकादश भाव को देखना चाहिए। तो द्वितीय भाव तो बुध के अधीन है और वहीं जो एकादश भाव है वह भी बुध के अधीन है। तो यहाँ पर बुध विशेष रूप से यहाँ पर आपको अपनी कुशलता दिखानी है, आपको अपनी नैतिकता दिखानी है और इस हिसाब से अपने आमदनी को बढ़ाना होगा, क्योंकि ये बुध है। बुध 26 दिन तक एक राशि में रहते हैं। तो जब जब बुध आपके द्वितीय भाव से गोचर करेंगे, जब जब बुध आपके एकादश भाव से गोचर करेंगे, उस समय पर आपको लाभ होगा। उस समय आप जो भी धन अर्जित करते हैं वह आपका बचेगा भी और साथ ही साथ लाभ भी करेगा। यदि आपका द्वितीय भाव का स्वामी सही स्थान पर है तो आपको यहाँ पर विशेष रूप से धन के मामले में विशेष प्रकार की एक ऊर्जा प्राप्त रहेगी और आप काफी कुछ धन को एकत्र करने में सफल भी होंगे। इस समय पर आपको यह भी ध्यान देना होगा कि जो आपके मित्रगण हैं वह आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि यह बुध ही है
जो आपके मित्रों के बीच में, आपके कजन्स के बीच में एक संबंध अच्छा स्थापित करने में सहायक है। अगर आप ऐसा कर पा सकते हैं तो यह बहुत ही सुंदर बात है। लेकिन चूंकि बुध का कार्यकाल एक राशि में कम समय के लिए होता है, तो इस तरीके की बात जिसमें आपका लाभ हो, जिसमें आपके बड़े भाई बहनों से, जिसमें आपके कजिन से, जिसमें आपके चाचा और ताऊ या मामा के बच्चों के साथ जो आपका संबंध है वह बहुत ही ज्यादा स्थिर कुछ समय के लिए ही हो, यहाँ पर यही देखने की बात है। तो देखा जाए कुल मिलाकर के तो बुध जब जब ग्रहण स्थिति में होंगे, जब जब दीप्तावस्था में होंगे, उस समय पर आपको बुध के अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति एकदम मजबूत होगी। प्रतियोगिता की अगर बात की जाए, यानी कि पंचम भाव की बात की जाए, तो यह जो समय है यह आपको मिले जुले परिणाम देने वाला होगा। इस समय देखा जाए तो अप्रैल के बाद में जब गुरुदेव राशि परिवर्तन करते हैं वह अष्टम भाव में जाते हैं, लेकिन चूंकि यह उनकी अपने ही राशि है तो यहाँ पर विशेष बात क्या रहने वाली है कि अगर आप रिसर्च जैसी चीज या जहाँ पर आपको खदानों के अंदर में काम करना पड़े, या जैसे सोने की खदानों में या जैसे कोयले की खदानों में अगर आपको कार्य करना पड़े, तो यह समय आपको बहुत ही ज्यादा सफलता देने वाला होगा। यानी कि क्योंकि गुरुदेव है, आपकी शिक्षा पद्धति को देखने वाले होते हैं और ये अष्टम में जा रहे हैं, क्योंकि अप्रैल मास में इनका राशि परिवर्तन है। तो ऐसी स्थिति में आपके जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए भी जो कार्य हैं वहां पर आपको देखा जाए तो आपकी अनुकूलता है, लेकिन आपको उसके लिए काफी डिगिंग करनी पड़ेगी, काफी खोदना पड़ेगा, तब जाकर के आपका वह शिक्षा का जो मूल्य है वह निकल के आ पाएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस आपकी चूंकि राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं, तो जब सूर्यदेव नीच अवस्था में होंगे यानी कि तृतीय भाव से गोचर करेंगे तो ऐसे समय पर कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आएंगी। वहीं सूर्यदेव जब आपके द्वादश भाव से गोचर करेंगे यानी कि जुलाई का महीना, जून का महीना, उस समय पर आपको अपने स्वास्थ्य को ध्यान देने की आवश्यकता होगी। वहीं जब सितंबर यानी कि अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर नवंबर के बीच का जो महीना होगा वह आपके लिए काफी हद तक थोड़ी परेशानियां उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि तृतीय भाव और चतुर्थ भाव में सूर्य की स्थिति का होना कुछ ज्यादा अच्छा उत्तम नहीं होता है। यानी कि आपके माता के स्वास्थ्य में गड़बड़ी है, आपके भाई बहनों के ऊपर अगर आप कुछ प्रभाव दिखाने का प्रयास करेंगे तो वह उनके ऊपर लागू नहीं होगा। यानी कि आपका जो वर्चस्व है या आपका जो प्रभाव है जब आपके सूर्य तुला राशि से गोचर करेंगे तो उस समय पर यह अच्छा नहीं होगा, यानी कि प्रभावहीन रहेगा। और यहाँ पर आपको एक विशेष बात और भी ध्यान देनी कि इस समय पर अगर आपको अगर कोई भी ऐसी किडनी की जैसी कोई समस्या है, कोई पेट के जैसी समस्या है, यानी कि उदर से संबंधित, किडनी से संबंधित अगर आपकी कोई समस्या है तो आप उसका व्यक्तिगत रूप से, विशेष रूप से ध्यान रखते हुए आप उसका ट्रीटमेंट कराएं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको यहाँ पर निश्चित तौर से स्वास्थ्य लाभ भी होगा। आइए अब बात करते हैं उपाय के बारे में। तो अगर आपका सूर्य वीक है या सूर्य कमजोर है, आपको लगता है कि आपके अंदर वह आत्म विशेषता नहीं है या आपको अपने कॉन्फिडेंस कमजोर लगता है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। तांबे के पात्र में थोड़ा सा गुड़ डाल करके, लाल फूल डाल करके आप सूर्य को अर्घ दें। और जो सूर्य का अर्घ देना है वह प्रातः काल ही देना है। सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे के मध्य में अगर आप ऐसा करते हैं तो उस समय जो सूर्य की किरणें हैं वह आपके शरीर पर सीधा प्रभाव डालती हैं, क्योंकि उस धार के द्वारा जो उससे एक इंद्रधनुषी जो रंग निकलते हैं वह आपकी काया पर पड़ते हैं और उस काया में जो रंग हमारे शरीर को आवश्यकता है वह अवशोषित हो जाता है और आपके अंदर वह आत्मा की एक संतुष्टि मिलती है। और सूर्य क्या है, आपकी हड्डियों को भी मजबूत रखता है। अगर आप प्रातः काल सुबह उठ करके विटामिन डी का आप धूप का सेवन करते हैं तो आपका विटामिन डी का भी लेवल ठीक होता है और आपकी जब हड्डियां मजबूत हैं तो आपका शरीर भी मजबूत होता है। तो ये सूर्य के एक छोटे से उपाय हैं। आप चाहें तो आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। सूर्य देव के लिए आप रविवार का व्रत रह करके अपना पूर्ण दिन उनके लिए समर्पित कर सकते हैं। आप रविवार व्रत की कथा को पढ़ सकते हैं और नहीं कुछ है तो आप अपने जो आपके घर के बड़े बूढ़े हैं
उनको सूर्य मान करके, उनको पिता मान करके, उनकी सेवा शुश्रूषा करके, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करके आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो मित्रों, ये तो था सिंह राशि वाले जातकों का वार्षिक राशिफल, और आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। और आपने अगर मेरे इस एपिसोड को एंजॉय किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको एपिसोड को लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कन्या राशि को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।